टू लर्न कि ये जो SN1 SN2 है ये आपके सारे चैप्टर्स में यूज होते हैं, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, GOC वाला पोर्शन है इस चैप्टर में भी है। देखो बेटा, SN1 एंड SN2 मैंने ऐसे लिखा था, है ना, आपको लग रहा होगा कि मैम ने क्या लिख दिया है। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज द nucleophilic substitution reaction. This is what? This is nucleophilic substitution reaction. ये लास्ट क्लास में तुमने मेरे साथ किया था, substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, उसकी जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, यही होगा ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये कुछ इस तरह का सब्स्टिट्यूशन है, जैसे R के साथ X लगा हुआ है और आपने एरो के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल लगाया हुआ है और ये X नेगेटिव यहाँ से जा रहा है, क्योंकि X नेगेटिव होगा R प्लस होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा Mu आ जाएगा। ठीक है, और X बाहर चला जाएगा। सीधी सीधी सी बात है कि सब्स्टिट्यूशन किसको बोलते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेके चला गया तो 8। सब्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं एक को हटा के दूसरे को उसकी जगह पे लगाना। अब सब्स्टिट्यूशन कब होता है, क्यों होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। सब्स्टिट्यूशन ना हमेशा स्ट्रॉन्ग कर सकता है वीक का, क्या मैं सही बोल रही हूँ? ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अच्छा मुझे बताओ कितने बच्चे हैं क्लास में जिनको न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? सबको पता है ना, दिस इज अ Yes, ma'am. Yes, ma'am. species which is having the affinity for the electron, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, न्यूक्लियस लविंग है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विल substitute the weaker, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, देखो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं। टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर देयर। दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। पहले तरह के रिएक्शन को बोलते हैं SN और 1। ये 1 ना बेटा आपकी मर्जी है, आप सर पे भी लिख सकते हो, पैर पे भी लिख सकते हो, बोथ द वेज ऑफ राइटिंग आर करेक्ट। एग्जाम में कैसे भी लिखा हो, यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो जिसको 1 लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं यूनी। यूनी का मतलब है 1, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनी मतलब एक, है ना, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एक मॉलिक्यूल, आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या एक मॉलिक्यूल, है ना। तो लेट्स डू दिस रिएक्शन देन विल गेट टू नो कि कौन सा एक मॉलिक्यूल। यहाँ पे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। जो SN1 रिएक्शन है ना, ये इससे अपोजिट है, मतलब अगर 1 है तो ये 2 स्टेप्स में होगा, अगर 2 है तो वो 1 स्टेप्स में होगा, ये 2 स्टेप्स में होगा रिएक्शन। तो पहले हम पढ़ते हैं इसका स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहले देखो किसका सब्स्टिट्यूशन होना है, X का। कौन करेगा, X मतलब हैलोजन हो सकता है ना, इस चैप्टर में तो हैलोजन ही होगा। कौन करेगा ये सब्स्टिट्यूशन, कोई भी न्यूक्लियोफाइल करेगा। कौन सा न्यूक्लियोफाइल करेगा, कौन नहीं करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल बेटा इससे स्ट्रॉन्ग होगा वो इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। तो सबसे पहले स्टेप में आता है आपका एल्काइल हैलाइड, CH3 और इसके साथ लगा हुआ है X, तो ये आपका हो गया एल्काइल हैलाइड। ठीक है, जिसको आप बोलते हो हेलो एल्केन। ठीक है, ये हेलो एल्केन है। अब इस हेलो एल्केन में हमने जो स्टेप 1 है ना, स्टेप 1 में होता है आपके पास कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन, यानी कि स्टेप 1 में कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आया जिसने इस पे अटैक करना है। स्टेप 1 में ये बॉन्ड टूट गया, ये आ गया प्लस और X के पास आ गया नेगेटिव, तो ये स्पीशीज जो बनी वो आपकी क्या है,
कार्बोकटायन है, दिस इज अ कार्बोकटायन। ठीक है, तो ये कार्बोकटायन बन गया। ये पर्टिकुलर कार्बन एटम 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकटायन बनता है। ठीक है, आपको पता ना सबको 3 डिग्री कार्बोकटायन कौन सा होता है? Yes, ma'am. मैम अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि बैठे बिठाए ये बॉन्ड क्यों टूट गया मैम, बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए। बिल्कुल, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, पर इस रिएक्शन में ये जो कार्बोकटायन है ना बहुत स्टेबल बनता है। ठीक है, आपको पता है ना 3 डिग्री कार्बोकटायन बहुत स्टेबल होता है। यस मैम ये इसका फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो स्टेप है ना ये स्लो स्टेप है रिएक्शन। और जब भी हम स्लो स्टेप रिएक्शन का लिखते हैं ना उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, जिससे हमें रेट का पता लगता है कि रिएक्शन की स्पीड कितनी है। आप इसको ऐसे समझ लो कि एक फैक्ट्री है साइकिल बनाने वाली, उसमें एक दिन में 400 व्हील्स बनते हैं, 500 हैंडल बनते हैं, 600 बेल्स बनती हैं, है ना, काफी कुछ बनता है। पर उसमें जो सीट है एक दिन में 50 बनती हैं, तो एक दिन में कितने साइकिल प्रिपेयर होंगे? 50 ही प्रिपेयर होंगे ना। सब साइकिल्स को एक सीट लगा के ही दोगे, ठीक है ना। तो किसी भी रिएक्शन का जो सबसे स्लो वाला स्टेप होता है ना वो उस रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करता है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा, वो नहीं आगे चलेगा, तब तक तो बाकी चाहे जितने मर्जी फास्ट हो, है ना, तो नहीं हो सकते। इसलिए स्लो स्टेप हमेशा रिएक्शन का रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो ये स्टेप 1 आ गया। जो इसमें स्टेप 2 होता है उसमें देखो क्या है। स्टेप 2 में आता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो ये आ गया CH3 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 प्लस, ये बन गया आपका कार्बोकटायन, और उस पे हमने कर दिया कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का अटैक जो कि है न्यूक्लियोफाइल। तो जब इसका अटैक होता है ये फास्ट रिएक्शन है। क्यों फास्ट रिएक्शन है? दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का कॉम्बिनेशन। इस रिएक्शन को बहुत खुश होना चाहिए, ये प्लस है ये माइनस है, दैट्स इट। तो आपके पास क्या बन जाता है CH3 प्लस के साथ लग गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब देखो दोनों स्टेप में जो रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप था उसमें कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ, सेकेंड स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ गया। तो नेट स्टेप देखो क्या हुआ। मेन तो तुम यही बोलोगे ना कि एक्स हटा यहाँ पे और न्यूक्लियोफाइल लग गया, यस और नो। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, इस रिएक्शन में सबसे पहले तो तुम्हें ये बात याद में रखनी है कि जो रिएक्शन का रेट होता है, रेट का मतलब होता है जो रिएक्शन की स्पीड होती है। रिएक्शन की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? रिएक्शन का रेट हमेशा डिपेंड करता है स्लो स्टेप पे। स्पीड किस पे डिपेंड करती है? स्लो स्टेप पे। अब स्लो स्टेप कौन सा था? पिछला। पिछले में रिएक्टेंट क्या था? रिएक्टेंट ये था, ठीक है ना। तो दैट मीन ये जितना ज्यादा होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा। तो रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो डिपेंड करेगी आपके अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन। हमेशा याद रखो रिएक्शन का रेट या रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है अल्काइल हैलाइड पे। और जो आपका अल्काइल हैलाइड है वो फर्स्ट जो स्टेप है इसमें ये वाला अल्काइल हैलाइड है। स्लोएस्ट स्टेप में से रिएक्टेंट उठाना होता है। सबसे पहले दोनों में से स्लोएस्ट स्टेप डिसाइड करो, उसमें से उसके बाद रिएक्टेंट उठाओ, फिर आपके पास आएगा ये रेट का एक्सप्रेशन। तो अब ये देखो रेट इस पे नहीं डिपेंड करेगा क्योंकि फास्ट स्टेप पे तो डिपेंड ही नहीं करता। फास्ट स्टेप में तो 2 रिएक्टेंट हैं, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है स्लो स्टेप वाले। तो इसका मतलब है ये आएगा अल्काइल हैलाइड। अब मुझे बताओ कि ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? अल्काइल हैलाइड की पावर 1 पे डिपेंड करता है ना। इसमें न्यूक्लियोफाइल तो आता ही नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। जब तुम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होगा। दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या तुम इसे बोल सकते हो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी कि जिस रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट है। तो एक ही रिएक्टेंट है तो एक पे ही डिपेंड करेगा ना। आप इसको नहीं ना गिनोगे, ये तो फास्ट स्टेप वाला है, स्लो स्टेप वाला लेना है।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और द यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब इसमें एक ही मॉलिक्यूल है जो रिएक्ट करता है, इसीलिए इसको SN1 बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ SN1 रिएक्शन। ठीक है जी, Yes, ma'am. यहाँ तक सबको क्लियर है? मैम रिपीट कर दो एक बार please. मैं बोलती हूँ है ना, पिछली स्लाइड रख के तुम देखते रहना। अच्छा बताओ फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, कितने स्टेप में होता है ये? Two. हाँ, कौन रिएक्शन का नाम क्या है? Nucleophilic substitution. Substitution reaction. वन बोलना है, वन वन नहीं बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 है, यानी कि SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन में आपके पास 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में जो एल्काइल हैलाइड होता है, वो वाले एल्काइल हैलाइड का बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता है, C और X का, तो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता है। ये स्टेप क्यों हुआ? ये स्टेप हुआ क्योंकि ये कार्बोकेटाइन स्टेबल कार्बोकेटाइन था, ठीक है, और साथ में फॉर्म हो गया X नेगेटिव। स्टेप 2 में क्या हुआ, ये जो आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, इसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाया। एडिशन का मतलब है सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। जब अटैक किया तो ये फास्ट स्टेप है। इसके फास्ट होने का रीजन क्या है कि प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है, जल्दी हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बन गया। तो ये प्रोडक्ट बना तो बेसिकली क्या हुआ कि X नेगेटिव चला गया और उसकी जगह पे क्या आ गया, बताओ मुझे? उसकी जगह पे आ Nucleophile. गया। अब इस रिएक्शन का जो रेट होता है या इस रिएक्शन की जो स्पीड होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? इस रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है हमारे पास स्लो स्टेप पे। तो दोनों में से जो स्लो स्टेप था उसका रिएक्टेंट अफेक्ट करेगा इस रिएक्शन के रेट को। तो स्लो स्टेप का जो रेट था वो था आपके एल्काइल हैलाइड, उसमें रिएक्टेंट था एल्काइल हैलाइड, उसकी पावर 1 पे डिपेंड करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता ही नहीं है क्योंकि वो सेकंड स्टेप में आता है। तो इसीलिए ये जो 1 आ जाता है ना, इसी बेस पे इसको SN1 बोलते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम कर लेते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? किसी भी रिएक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए केमिकल का आर्टिक्स यूज होता है, ऑल्दो आपने अभी नहीं किया है, चलो फिर भी ट्राई करो समझने का। इस साइड पे होता है एनर्जी, एनर्जी प्रोफाइल, और इस साइड पे होता है रिएक्शन प्रोग्रेस। रिएक्शन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि रिएक्शन कितनी स्पीड से जा रहा है, क्या बन रहा है क्या नहीं। तो इस रिएक्शन में जब देखा गया ना, तो देखो इसका इस तरह का ग्राफ आया, इस तरह का। मैं इसको थोड़ा गोल बना देती हूँ ऊपर से है ना, और इसको थोड़ा सा और चला दूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। इस तरह के 2 पहाड़ से बन के आते हैं। तो अब ये देखो ना, इस रिएक्शन को समझो कि ये कैसे हुआ। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये वाली जो इतनी एनर्जी है, यहाँ पे आते हैं तुम्हारे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन था हमारा रिएक्शन में? Hello, alkene. हेलो एल्केन है ना। तो यहाँ पे मैंने 3 डिग्री लिया था तो मैं 3 डिग्री लिखूंगी। तो यहाँ पे देखो हमारा वो आएगा CH3 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 और X। ठीक है, ये हेलो एल्केन आ गया। तो इतना पोर्शन है जो एनर्जी का व्हाइट कलर वाला, ये हो गई एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मुझे इसको हटा देना चाहिए और इसको ना ऐसे करके लिख देना चाहिए बाहर ऐसे। दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये लाइन हटा देनी चाहिए क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है जी। अब रिएक्टेंट को पहाड़ चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, पहला स्टेप आया। ठीक है, तो देखो इतनी एनर्जी, जैसे तुम्हें इतनी केमिस्ट्री तो आती थी, अब पर तुम्हें पहाड़ चढ़ने के लिए तो इतनी चाहिए ना। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको ऐसे कर लिया करो। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट आ गया ना एक्स्ट्रा, इसको लाइन को सीधा ले लेते हैं। ये वाला जो पार्ट आ गया ना, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है बेटा कि इतनी हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ती है रिएक्टेंट को काम करवाने के लिए।
तो ये हो गई तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये वाला पोर्शन हो गया तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ER का मतलब है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, जो उनके पास ऑलरेडी थी और उन्हें हमने कितनी एक्स्ट्रा सप्लाई की रिएक्शन करवाने के लिए, EA। दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। मुझे बताना टोटल अब उनके पास कितनी एनर्जी हो गई, रेड कलर से लिख देते हैं। टोटल एनर्जी उनके पास अब कितनी हो गई, इतनी नहीं होगी? यस मैम। यस मैम। जो रेड कलर वाली लाइन है ना, ये हो गई टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या हो गई तुम्हारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब है कि जितनी पहले उनके पास केमिस्ट्री थी, इतनी पहले तो केमिस्ट्री लिखते हैं जो पहले थी तुम्हारे पास, यानी कि तुम रिएक्टेंट हो तो R, इतनी हमें उनको एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। ठीक है, ये डी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, दिस इज एक्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, सप्लाइड, जितनी हम उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्सेस ऑफ एनर्जी सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहले ER थी, EA उनको सप्लाई की, तो ये टोटल बन गई थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये बन गया TE। और TE को बोलते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू कैरी आउट द रिएक्शन। मिनिमम एनर्जी required by the reactants to form products। कितनी एनर्जी उन्हें कम से कम चाहिए, पहाड़ चढ़ने के लिए इतनी एनर्जी तो चाहिए ना, तो ये है इन दोनों का सम। अब इतने तो बच्चे नहीं हो कि कोई तुमसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछे और तुम ना बता पाओ कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस ER होती है। बता दोगे ना इस फॉर्मूले से, ER प्लस E होता है तो EA क्या हो जाएगी, TE माइनस ER। ये है तुम्हारा स्टेप 1, है ना, ये है तुम्हारा स्टेप 1। स्टेप 1 में जो तुमने पहाड़ बनाया ना, वहां पे तुम्हारा बन गया कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बन गया, जिसे तुम रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हो। ठीक है, ये मैं पीछे भी लिख देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और मैं बार बार इसमें यूज करूंगी। जो तुम्हारा पता ही है तुम्हें वैसे, ये चीज जो कार्बोकैटायन है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट होता है जो रिएक्शन में से तुमने अलग कर लिया है ना, रिएक्शन में से अलग कर लिया मतलब दिखाई पड़ता है, रिएक्टेंट से अलग दिखाई पड़ता है। हम बोलते हैं ना कार्बोकैटायन कार्बेनायन फ्री रेडिकल, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो कार्बोकैटायन तुम्हारा ये पहाड़ पे बन गया। अब क्या आया, अब आया तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या किसका अटैक आएगा, न्यूक्लियोफाइल का। ये तुम्हारा कार्बोकैटायन था, ये तुम्हारा कार्बोकैटायन था, यहाँ पे तुम्हारा आ गया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहता है कि मैं आ रहा हूँ भाई, आ गया। तो ये स्टेज है जो जहाँ पे इनका अटैक हुआ। फिर आ गया तुम्हारा ये स्टेप 2। स्टेप 2 में फिर अब इनको और थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ी। ठीक है, ये क्या हो गई फिर EA2, ये क्या थी EA1। ठीक है, समझ रहे हो कहानी को। तो अब ये क्या हुआ, चले गए नीचे, यहाँ पे तुम्हारे क्या बन गए प्रोडक्ट, यानी कि जो कार्बोकैटायन था वो किसके साथ जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल के साथ। ठीक है, और इसमें से बाहर क्या निकल जाएगा, X निकल जाएगा। तो ये वाली जो एनर्जी है ये है EP। EP को क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये हुई है सारी कहानी। और जब तुम ये कहानी लिखते हो ना, तो तुम साथ में लिख देना कि न्यूक्लियोफाइल जब गया तो साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकला, X नेगेटिव। तो ये जो तुमने पीछे किया ना, वो दोबारा से मैंने ग्राफ में लिख दिया। मैं एक बार दोबारा से सारा कुछ समझा रही हूँ। जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी SN1 रिएक्शन की, तो SN1 रिएक्शन के ग्राफ में हमेशा आपके पास 2 कर्व्स आएंगी। अब 2 कर्व्स आने के पीछे रीजन क्या है, 2 कर्व्स इसलिए आती हैं क्योंकि उसमें 2 स्टेप हैं रिएक्शन के।
पहले वाला स्टेप स्लो है। स्लो क्यों है? उसे बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ता है। देखो उसे इतनी एनर्जी चाहिए रेड कलर जितनी, जिसमें से व्हाइट कलर जितनी उसके पास पहले थी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इतनी हमने उन्हें उसे प्रोवाइड की। जो हमने एक्सेस ऑफ एनर्जी उसे दी तो वो है एक्टिवेशन एनर्जी। अब दोनों को मिला दे तो वो रेड कलर की कर्व बन गई थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये आपका जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत अनस्टेबल होता है, ये पहाड़ पे जाके बन गया कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन में हमने न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया, तो जब न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया तो थोड़ी सी एनर्जी हमें और देनी पड़ी। ये सेकेंड स्टेप की एनर्जी है, इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपकी हो गई EA2 एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द सेकेंड स्टेप, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर स्टेप 2। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ बेटे? उसके बाद बस वो हाई एनर्जी की स्टेट तो अनस्टेबल होती है, तो आपका रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। प्रोडक्ट में। तो ये है SN1 रिएक्शन किस तरीके से होता है वगैरह वगैरह। तो ये ग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाओ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। क्वेश्चन तो हमें ये आएंगे ना, SN1 है या SN2 है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो SN1 और SN2 को अफेक्ट करते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के रेट को, रेट का मतलब है स्पीड, SN1 रिएक्शन का रेट यानी कि स्पीड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ द एल्काइल हैलाइड। नेचर ऑफ द एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड किस तरह की नेचर का है वो आपके पास अफेक्ट करेगा SN1 रिएक्शन को। अब एल्काइल हैलाइड क्या क्या हो सकते हैं? या तो एल्काइल हैलाइड ये वाला हो सकता है जिसको आजकल तुम 0 डिग्री बोल रहे हो, है ना। उसके बाद क्या हो सकता है? एक कार्बन लगा हो, बाकी 2 हाइड्रोजन, तो ये कौन सा हो गया? 1 डिग्री। उसके बाद CH3 यहाँ पे आ गया, CH3 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे H आ गया और X आ गया, तो ये क्या आ गया? 2 डिग्री। फिर डिग्री। CH3 यहाँ आ गया, CH3 यहाँ आ गया, CH3 यहाँ आ गया और X आ गया, तो ये क्या आ गया? 3 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो ये डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड हैं। अब आप मुझे बताओ कौन सा अल्काइल हैलाइड सबसे जल्दी SN1 रिएक्शन देगा? क्विकली। 3 डिग्री। शाबाश। कैसे पता तुम्हें? क्योंकि स्टेबल। हाँ, स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना। तुम बोलोगे SN1 in the SN1 reaction in the rate determining step। rate determining step कौन सा था? फर्स्ट स्टेप, स्लो स्टेप। पता है ना सब बच्चों को? in Yes, the rate determining step carbocation intermediate is formed। carbocation intermediate is formed। So on the basis of on the basis of the stability of the carbocation, stability of the carbocation, the rate of SN1 reaction would be, SN1 reaction would be किसके लिए सबसे ज्यादा होगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का सबसे ज्यादा, और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड और फिर 0 डिग्री। इसको ना इस तरीके से रट्टा नहीं मारना, इसको इस तरीके से रट्टा मारोगे तो गलत होगा। आपको याद रखना है कि कार्बोकेटायन कौन सा स्टेबल है। कई तुम्हें मैं आगे एक्सेप्शंस में, ऐसे के एक्सेप्शंस तो नहीं है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है उनकी। कई मैं तुम्हें ऐसे केसेस कराऊंगी जहां प्राइमरी है पर फिर भी स्टेबल है तो बनता है। तो आप बोलोगे रेट ऑफ द SN1 रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ द SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? बस एक लाइन की बात, द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। जब भी कार्बोकेटायन का नाम भी आएगा, मतलब जब भी कार्बोकेटायन की बात होगी, कार्बोकेटायन बनेगा, नाम भी आएगा, तो वो SN1 रिएक्शन होगा। SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं।
ठीक है, तो पहला फैक्टर सबको समझ में आ गया। यस मैम। सेकंड फैक्टर है द नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। कौन बच्चा इसका आंसर बताएगा क्लास में? जैसे मैंने एक लिख दिया वाटर, एक लिख दिया मैंने OH नेगेटिव, एक लिख दिया मैंने CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और एक लिख दिया मैंने यहाँ पे C2H5O नेगेटिव। किस केस में रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी? तो ये तुम्हारा 1 हो गया, ये तुम्हारा 2 हो गया, ये तुम्हारा 3 हो गया, और ये तुम्हारा 4 हो गया। तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इसमें से किस पे डिपेंड करेगा? सोच थर्ड। आंसर देना। हाँ, थर्ड। थर्ड। एक बार फिर से सोचो। Think again. बेसिक नहीं ना याद रखते हो, इसीलिए टाइम लगता है तुम्हें। तुम्हें इतना सिखाया कि स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता ही नहीं। सिखाया कि नहीं सिखाया बताओ पहले? बताया ना, SN1 रिएक्शन का रेट स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। और स्लो स्टेप में कहा था न्यूक्लियोफाइल? मुझे दिखाना जरा, किसी को दिख रहा है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल? नो मैम। ओ मैम, तो फिर जब लिखना है तो आती है बात, जब पेपर में वही बात क्वेश्चन बन के आ जाती है तो तुम्हारा कंसेप्ट नहीं लगता। तो ये बिल्कुल गलत बात है बेटे। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। न्यूक्लियोफाइल जिस स्टेप में आता है, सेकंड स्टेप में, वहां पे तो हमें रेट देखना ही नहीं है। रेट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? एल्काइल हाइड पे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या मैंने न्यूक्लियोफाइल? तो इसका आंसर आएगा, ये क्वेश्चन नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। रेट ऑफ द SN1 रिएक्शन is independent of nature of nucleophile, is independent of nature of the nucleophile, because in the rate determining step only alkyl halide is present. न्यूक्लियोफाइल थोड़ा ना था। तो इसके लिए जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। रेट ऑफ SN1 विल बी सेम इन ऑल केस। वो तो कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है, यानी कि हेलोएल्केन पे कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है या एरीन पे, इस वाले पे डिपेंड ही नहीं करता। तो ये सेकंड क्वेश्चन पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए। जैसे तीन ही तो चीजें हैं, एक तो Br जा रहा है या Cl जा रहा है या F जा रहा है या I जा रहा है, दूसरा एल्काइल हैलाइड कैसा है, और तीसरा तुम्हारा ये कैसा है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब आ गया नेचर ऑफ द लीविंग ग्रुप। नेचर ऑफ द लीविंग ग्रुप क्या होता है? बाहर कौन जा रहा है बताओ मुझे। जैसे R के साथ Cl लगा हुआ है, R के साथ Br लगा हुआ है, R के साथ F लगा हुआ है, R के साथ I लगा हुआ है। हमने सब में न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, इसमें भी 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 न्यूक्लियोफाइल डाल दिया। तो जब सब में न्यूक्लियोफाइल डाल दिया तो RNU लग गया है ना, इसमें I नेगेटिव बाहर आएगा। इसमें भी RNU लग गया तो Br नेगेटिव बाहर आएगा। इसमें भी RNU लग गया तो Cl नेगेटिव बाहर आएगा। इसमें भी RNU लग गया तो F नेगेटिव बाहर आएगा।
तो बहुत सीधी सी बात है, जो जल्दी बाहर आएगा वो रिएक्शन फास्ट करेगा। तो नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप डिसाइड करेगी कि कौन जल्दी बाहर आ रहा है। बताना मुझे कौन बेटर लिविंग ग्रुप है। मैम हाँ, बोलो क्या। अरे आप साइज से ही देख लेते, कार्बन इतना सा है, आयोडीन इतना बड़ा है, कितनी देर तक आपस में स्टेबल रह पाएंगे बताओ। ये स्मॉल है, ये लार्ज है, तो इसका मतलब है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप क्या, छोटे के साथ छोटा स्टेबल बॉन्ड बनाता है, बड़े के साथ बड़ा स्टेबल बॉन्ड बनाता है। नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, आज मैंने लिविंग ग्रुप लिख दी है, आगे से मैं एलजी लिखूंगी, याद रखना है। तो नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप में सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन होता है, आई नेगेटिव। आयोडीन। फिर आयोडीन नहीं है, आयोडाइड है, ध्यान से, आयोडीन होता है तो I2 होता है। तो iodide, then bromide, then chloride, and then fluoride. So in that basis, on this basis, reactivity of above alkyl halide is, सबसे ज्यादा कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, Ri, then is a Rbr, then is a RCl, then is a Rf। ठीक है, तो दिस इज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट हैलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिविंग ग्रुप। तो ये 3 पॉइंट हो गए, इतना तो देखो तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है तुम्हारा नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट कितने तरह के होते हैं, एक तो पोलर होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, अब आप देखो जरा पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में कैसे चेक करेंगे। अब आपका जो SN1 रिएक्शन है, इसका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो पोलर है या नॉन पोलर स्टेप स्टेज है। तो इसका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है ना, उसमें देखो क्या होता है। जैसे हमने ये लिखा था CH3 ओवर टू द 3 साइड, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा X प्लस ले लिया। अच्छा, पहले स्टेप में तो कुछ प्लस नहीं लेना होता है, तो इसमें आपका बनता था ये CH3 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 प्लस और X नेगेटिव। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन बना और ये एनायन बना। तो यानी कि जो स्टेप 1 है तुम्हारा वो पोलर है ना, ये वाली साइड क्या है, पोलर। या तुम्हें इस लिखते हो मोर पोलर, है ना, अलग अलग हो गए। और ये वाली साइड क्या है, नॉन पोलर। नॉन पोलर तो नहीं बोल सकते हैं, पार्शियल तो चार्जेस जहां पे भी होंगे पर कंप्लीट नहीं होंगे, है ना, लेस पोलर। तो अगर मैं पोलर सॉल्वेंट डालूंगी तो रिएक्शन किधर को जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। पोलर पोलर को स्टेबलाइज करता है, फॉरवर्ड ही जाएगा ना, यस और नो। पोलर सॉल, यस और नो बेटा। यस मैम। Yes, ma'am. पोलर सॉल्वेंट लाइक C2H5OH and the water stabilizes the intermediate, ये कार्बोकेटाइन क्या होता है, intermediate more than the reactant as it is less polar। ठीक है, so SN1 reactions takes place in the polar solvent। SN1 reaction कहाँ पे होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में होते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट। Yes, यस मैम। ma'am. पोलर सॉल्वेंट जितने ज्यादा यूज करोगे उस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़िया होगा। अब आप देखो फिफ्थ पॉइंट,
द प्रेजेंस ऑफ आयोनिक सॉल्ट्स। अगर मान लो आपके उसमें कुछ आयनिक सॉल्ट एडिशनल से पड़े हैं, जैसे तुम कुछ ऐसे रिएक्शन कर रहे थे CH3 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 और इसमें लगा हुआ था X। तुम इसमें क्या कर रहे थे, तुम इसमें डाल रहे थे मान लो तुम्हारा कुछ OH नेगेटिव, या तुम ऐसा कर रहे थे पानी, पानी भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है ना। अच्छा पहले स्टेप में तो कार्बोकेटायन ही बना रहे हो तुम, ठीक है। ये तो हो गया स्टेप 1, ठीक है। और स्टेप 2 में तुम क्या कर रहे हो? न्यूक्लियोफाइल अटैक। हाँ, तो जब तुम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हो ना, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के साथ साथ तो कुछ ऐसा पोलर सॉल्वेंट भी पड़ा है। अब पोलर सॉल्वेंट में भी तो एक न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ भी है, तो इन दोनों में हो जाता है कंपटीशन। अब कंपटीशन तो मुझे लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो भी हो, न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा दोनों का प्रोडक्ट बनेगा ना, क्योंकि वो तो न्यूक्लियोफाइल की नेचर पे डिपेंड ही नहीं करता। तो हो सकता है पानी से या ये न्यूक्लियोफाइल लग जाए, और इसके भी तो चांसेस है ना लगने के, क्योंकि कार्बोकेटायन तो पहले स्टेप में तुम बना के लाए हो, तो प्रोडक्ट ऐसे बन जाते हैं। तो जब भी आपके आयनिक सॉल्ट्स होते हैं, तो आयनिक सॉल्ट में आपके दो प्रोडक्ट की भी पॉसिबिलिटी रहती है, तो भी आप कौन सा रिएक्शन ही करते हो? SN1। SN1 रिएक्शन। तो ये 5 फैक्टर हैं जिससे तुम्हें ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे SN1 रिएक्शन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे जो है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, अब इसके सिर पे 2 लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं, प्रीवियस स्लाइड देखिए जी, प्रीवियस स्लाइड। मैम इससे पीछे वाली। अच्छा, थैंक यू मैम। देखो म्यूट पे रह के देखना है। नेक्स्ट है SN2 रिएक्शन। SN2 को क्या बोलते हैं? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? जिसमें कितने मॉलिक्यूल है? 2। हाँ, दो। यानी कि जिस रिएक्शन का जो रेट है ना, वो 2 पे डिपेंड कर रहा है ना। इसी तरीके से होगा अगर पिछले वाले के कंपैरिजन में इसको देखा जाए तो इसमें पहली बात तो SN2 में होता है 1 स्टेप में रिएक्शन, इसमें सेकंड स्टेप नहीं आता। तो लेट्स चेक इट आउट। मान लो मेरे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, आप देख रहे होंगे कि मैंने 1 डिग्री लिया, ठीक है। तो मैंने ले लिया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इसी स्टेप में तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, वो बैक से अटैक करता है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि वो बैक अटैक क्यों करता है, फ्रंट क्यों नहीं करता? अरे वेरी इजी। फ्रंट वाले में भी तो ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है ना। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। अगर फ्रंट से जाएगा तो उसे वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, भीड़ नहीं लगेगी, रिपल्शन नहीं लगेगी। एक नेगेटिव है, दूसरे नेगेटिव से रिपेल नहीं करेगा, बताओ। यस मैम। इसमें हमेशा बैक अटैक होता है। तो यहाँ पे बनती है ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनता। कार्बन के पास ये 3 हाइड्रोजन थे, ये है तुम्हारा एग्जिस्टिंग वाला न्यूक्लियोफाइल जो X है, ये है तुम्हारा नए वाला न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, अलग लगा देते हैं इसको। तो ये है ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज नॉट अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। आप बोलोगे कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में फर्क क्या है मैम, व्हाई यू आर मेकिंग इट सेपरेट? बहुत बड़ा फर्क है।
जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो रिएक्शन में ना तो रिएक्टेंट होती है ना तो प्रोडक्ट होती है, ना उसे सेपरेट किया जा सकता है। वो उसमें रिएक्टेंट के बॉन्ड टूट रहे हैं, प्रोडक्ट वाले बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब बीच वाला सा पार्ट है, और वो सेपरेट नहीं हुआ, ना पहले ये सेपरेट हुआ ना ये लगा। जबकि वो जो आपका इंटरमीडिएट है उसको सेपरेट कर सकते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल जब बाहर निकल जाता है तो उसको कार्बोकेटायन लिखा जा सकता है। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। तो ये ट्रांजिशन स्टेट में आपने कार्बन की वैलेंसी चेक करी है कितनी, 1 2 3 4 5, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, पांच, ma'am. यानी कि इसमें है पेंटावेलेंट कार्बन एटम। इसमें कार्बन एटम क्या है? पेंटावेलेंट है, मतलब कार्बन एटम के कितने बॉन्ड है? 5. 5। तो ये तो क्या हो गया फिर तुम्हारा अनस्टेबल Uns- बॉन्ड, कार्बन 5 बॉन्ड बर्दाश्त करता है। तो जब नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि ये वाला हट जाता है, कौन हट जाएगा? ऑब्वियसली एक्स हट जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्शन अभी भी ये हुआ है, पर ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, इसमें 2 स्टेप नहीं थे। ये तो मैंने बीच की ट्रांजिशन स्टेट दिखाई है जो रिएक्शन के दौरान फॉर्म होती है। अब इसमें जो रेट है रिएक्शन का, रेट का मतलब स्पीड, स्पीड रिएक्शन की एक तो डिपेंड कर रही है अल्काइल हैलाइड पे, क्योंकि एक ही स्टेप है, एक स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट है दोनों लिखने पड़ेंगे। कौन से 2 रिएक्टेंट है? यही दोनों रिएक्टेंट है, एक अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। पिछले वाले में तो Nucleophile. ये था कि एक नहीं था, है ना, यहाँ पे तो दोनों है। तो एक अल्काइल हैलाइड और एक क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल से आ गया, एक इससे आ गया, तो इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 2। 2. इसलिए एसएन के सर पे क्या लगा होता है? 2 लगा 2. होता है, और इसे बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर। व्हाट वी कॉल इट एज? बाई Bimolecular. मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है? तो दिस इज अबाउट SN2 रिएक्शन। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. चलो जी, बहुत अच्छी बात है। आप देखते हैं इसका ग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा, graphical representation for the SN2 reaction. SN2 reaction के लिए graphical representation क्या है? तो for the SN2 reaction graphical representation क्या होगी बेटा? पहली बात तो ये कितने स्टेप में हो रहा है? 1 step. One step. कर्व्स इसमें नहीं बनेंगी। इस साइड हम क्या लिख रहे थे? Energy. Energy. साइड क्या लिख रहे थे? Reaction progress. प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है? अब हमारा एक ही स्टेप है, तो बहुत सीधी सी कहानी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। फिर से इसको थोड़ा सा स्मार्ट बना दो, ये तो थोड़ा सा बन गया है मोटा मोटा। स्मार्ट बना दिया हमने इसको। तो ये वाला पोर्शन है ना बेटा, ये वाला है ER। मैं फिर से ये चीजें लिख देती हूँ, वैसे अब तक तुम्हें आ जानी चाहिए। ये ER क्या है इसमें? Energy of reactant. एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पे रिएक्टेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, CH3Cl यहाँ पे रिएक्टेंट है, प्लस न्यूक्लियोफाइल भी साथ में रिएक्टेंट है। अब इतना पोर्शन क्या है बेटा? ये क्या है? Activation. E क्या होती है यहाँ पे? Activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी है तो ये टोटल क्या हुआ? Threshold. Threshold. बिल्कुल सही। तो ये EA प्लस ER, दिस इज द थ्रेशहोल्ड Energy. ठीक है? अब यहाँ पे जो ऊपर है ना, ये हाई एनर्जी की स्टेट, यहाँ तुम्हारे बनती है ट्रांजिशन स्टेट। इधर से तुम्हारा ऑलरेडी वाला Cl जा रहा है और पीछे से तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो इसको बोलते हैं TS। TS का मतलब ट्रांजिशन। Transition. और बाकी ये क्या आ गए तुम्हारे? Product. प्रोडक्ट। EB क्या आ गया इसमें? Energy.
हाँ, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और अगर तुम लिखना चाहो तो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक, कैसे लिख सकते हो, क्या बनाओगे प्रोडक्ट, CH3 और उल्टा लगाना, यहाँ पे बनेगा तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल और बाहर क्या निकल गया, CN। Cl. दिस इज अ SN2 रिएक्शन। ये सबको क्लियर हुआ? पिछला ग्राफ आता था तो इसमें कुछ ज्यादा क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, after the graphical representation now we have to do the factors affecting the SN2 reaction. Now regarding the factors affecting the SN2 reaction, पहला factor क्या है, nature of the एल्काइल हैलाइड्स। देखो हर रिएक्शन की ना खासियत अलग अलग है, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म अलग अलग होता है। अब तुमने खुद देखा कि जब CH3Cl को हमने न्यूक्लियोफाइल से कराया तो कुछ ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, ऐसी है ना, एक इधर से Cl, इधर से न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो कार्बन आपका इसमें क्या हो गया, पेंटावेलेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया। तो यहाँ पे क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब था रिपल्शन भीड़। तो भाई फिर यहाँ पे कार्बोकेटाइन का तो कोई केस है ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चा, यहाँ पे जो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक फैक्टर, यानी कि जितनी ज्यादा भीड़ ज्यादा उतना आपका रिएक्शन का रेट कम। तो सबसे कम भीड़ किसमें है, स्टेरिक फैक्टर का ऑर्डर लगाओ कहाँ कहाँ पे जाता है। स्टेरिक फैक्टर सबसे पहले किसमें होगा, 3 डिग्री में होगा। यहाँ तो भाई भारी भरकम ग्रुप है, एक तो 5 मेंबर और एक भारी भरकम ग्रुप, तो ये तो झेल नहीं पाएगा। उसके बाद इसमें 2 भारी भरकम ग्रुप है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. का रेट सबसे, स्टेरिक फैक्टर किसमें ज्यादा है, स्टेरिक फैक्टर सबसे ज्यादा होगा इसमें। और हमने क्या लिखा है कि रेट ऑफ SN2 तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जो आपका रेट ऑफ Previous slide. I'm done. तो जो आपका रेट ऑफ SN2 रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, स्टेरिक फैक्टर पे। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, ठीक है। तो दिस इज अ फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर इज अ नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे ये बात नहीं बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें तो दोनों आते हैं। तो रेट अगर ऑफ SN2 देखना है तो वो दोनों पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल्काइल हैलाइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अब आपके पास OH नेगेटिव है, OC2H5 नेगेटिव है, और O के साथ तुम ऐसा ले लो, पानी ले लो एक, ठीक है, और एक CH3C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। GOC का क्वेश्चन है, GOC में पहले दिन में तुम्हें यही कराया है। तो 1 मिनट ले लो और सोच लो, थिंक फॉर 1 कंप्लीट मिनट। Yes, 1 minute is complete. Give the answer. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, दिखाया था ना तुम्हें कैसे देखते हैं।
सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? NB नेगेटिव, फिर NB, फिर पाई, फिर सिग्मा। बताया था कि नहीं बताया था? Yes, ma'am. Yes. सबसे पहले तो नेगेटिव वाले ले लो। इसमें भी NB नेगेटिव है, इसमें भी NB नेगेटिव है, इसमें भी NB नेगेटिव है। तो इतना तो फॉर द श्योर है कि वाटर सबसे एंड में आएगा। इसमें सिर्फ क्या है? NB है। अब बाकियों में यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज तो है, पर इससे पहले कि ये किसी को दिया जाए ये तो अपने ही रेजोनेंस में घूमने फिरने जा रहा है। तो CH3CO नेगेटिव हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो ये देने टाइम तो कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ से दूं तो यहाँ से दूं। तो ये डीलोकलाइजेशन है। तो जहां पे होती है डीलोकलाइजेशन, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे पॉइंट, जो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डीलोकलाइजेशन। अगर आपका चार्ज घूमने फिरने चला गया तो फिर वो नहीं दिया जाएगा किसी को, यानी कि उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा CH3C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। अब तुम्हारे पास क्या बचा? ये दोनों बचे। इसमें तो ये माइनस NB नेगेटिव तो दोनों ही है, पर यहाँ पे C2H5 लगा हुआ है। C2H5 का और इफेक्ट है, प्लस I भी है साथ में, तो प्लस I भी है और इससे भी इलेक्ट्रॉन लेता है। तो सबसे ज्यादा होगा C2H5 का, उसके बाद होगा OH नेगेटिव का, और उसके बाद ये हुई है। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग। जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास करी है वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी देखते हुए सबसे पहले आपको NB नेगेटिव देखना होता है। NB नेगेटिव के बाद NB, फिर पाई, फिर सिग्मा। तो यहाँ पे ये NB नेगेटिव था, ये NB नेगेटिव, ये NB नेगेटिव, और लास्ट में था आपका NB। तो NB को लास्ट में लिख दिया। बाकी है तो है इसमें नेगेटिव चार्ज, पर इसका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, मतलब यहाँ यूज अप हो रहा है। तो यूज अप हो रहा है, फिर दूसरे को कैसे देगा ये इलेक्ट्रॉन? ठीक है, अपने घर में ही इसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बिजनेस में, तो इसका आएगा। और बाकियों में आप O के साथ H है, तो H का कोई रोल नहीं है, H इलेक्ट्रॉन फेंकता नहीं है, और C2H5 इलेक्ट्रॉन फेंकता भी है इस पे, मतलब O नेगेटिव है उस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है C2H5। तो सबसे पहले O C2H5 नेगेटिव का होगा, फिर उसके बाद OH नेगेटिव होगा, फिर दिस। तो ये होगा आपका रेट ऑफ SN2। और यही क्वेश्चन अगर तुम SN1 में लिखते हो तो वहां पे सबका रेट बराबर होगा। इसलिए पेपर में कौन से रिएक्शन के विद रिस्पेक्ट टू पूछ रहा है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? SN1 रिएक्शन में आपके न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, SN2 पे करता है। आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर अ मिनट, थिंक अबाउट इट। अगर कोई दिक्कत है तो पूछो। नहीं पूछना, नहीं पूछने का मतलब होता है आता है। चलो फिर हमें भी आता है। थर्ड है नेचर ऑफ द LG। बताओ अब मुझे LG क्या था? इतनी जल्दी भूल गए? Ma'am, leaving group. हाँ, नेचर ऑफ द लीविंग ग्रुप। ये LG टीवी वाला नहीं है तुम्हारा, टीवी वॉशिंग मशीन वाला। ठीक है, तो दिस इज अ लीविंग ग्रुप, ध्यान रखना बेटा। आप इसमें देखो ये दोनों में सेम है, SN1 और SN2 में। बेटर इज द लीविंग ग्रुप, बेटर इज द लीविंग ग्रुप, more is the rate of SN2 एंड SN1 रिएक्शन। तो दोनों का रेट सेम हो जाएगा। अब लीविंग ग्रुप टेंडेंसी हमने लास्ट में डिस्कस की थी, I नेगेटिव, BR नेगेटिव, CN नेगेटिव और F नेगेटिव। तो अगर रिएक्शन में बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ लीविंग ग्रुप का ही फर्क है, CH3I, CH3BR, CH3Cl एंड CH3F। तो इस केस में ये वाला जो आपका रिएक्शन है ये होगा रेट ऑफ SN2 का भी ऑर्डर। ठीक है, तो ये सेम है SN1 और SN2 में। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. तीसरा नंबर हो Yes, गया ma'am. नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। फिर से वही बात, सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं। Ma'am, previous slide. अरे भाई म्यूट पे तो रहो। आई कैन अंडरस्टैंड यू पीपल आर टेकिंग अ क्लास इन द होम, बट थोड़ा सा तो फिर ध्यान रखो ना बाकी। I'm done. ओके, हमारा भी डन। चलो आगे बढ़ो, हम स्लाइड ही शिफ्ट कर देंगे।
नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट में आपने कहीं पे यहाँ पे पोलैरिटी देखी, मुझे बताना जरा, कहीं पे पोलर का कॉन्सेप्ट आया? हाँ यहाँ पे होगा वैसे ही, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। और यहाँ पे कहीं भी पोलैरिटी के बारे में बात की मैंने? नो मैम। है ना, मतलब यहाँ पे तो भाई सबके बुरे हाल हो रखे हैं, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा प्लस, ठीक है। और लास्ट में आ गया सी एच 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 न्यूक्लियोफाइल और एक्स नेगेटिव। तो यानी कि ये है आपका मोर पोलर, और जो तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या है? लेस पोलर। तो अगर हमें ट्रांजिशन स्टेट की तरफ बढ़ना है, ठीक है, एज इन द SN2 रिएक्शन reactants are more polar than the transition state, so less polar solvents या जिसे तुम बोलते हो नॉन पोलर कैन कैरी आउट द रिएक्शन, ठीक है, वो काम कर सकते हैं। समझ पा रहे हो बात को? वो रिएक्शन को परफॉर्म करवा सकते हैं अगर क्या होंगे? लेस पोलर। तो मोर पोलर होगा तो तुम SN1 लिख देना, लेस पोलर सॉल्वेंट होगा तो तुम क्या लिख देना? जैसे एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, एसीटोन। ये एसीटोन क्या है? एसीटोन लेस पोलर। चलो फिफ्थ, नेचर ऑफ आयनिक सॉल्वेंट तो नहीं आएगा, इसमें आएगा प्रेजेंस ऑफ द क्राउन ईथर्स। अब जिसने तो थोड़ा बहुत पढ़ा है, यहाँ पे मैं एक और बात लिख देती हूँ नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल में कि मोर इज द बेसिसिटी, मोर इज द बेसिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, basicity of the nucleophile, more will be the rate of SN, more will be the rate of SN। जितनी बेसिसिटी इसकी ज्यादा होगी उतना रेट होगा SN2 रिएक्शन। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, यस ma'am. मैम। सारे बच्चों को समझ में आ गया भाई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, done. सच बताओ, सबका डन हो गया, समझ भी आ रहा है या फिर कट कॉपी पेस्ट ही हो रहा है? मैम समझ में आ रहा है। मैम आ रहा है। लो भागो फिर आगे। हम इतने पीछे कैसे आ? अच्छा हाँ, यहाँ पे प्रेजेंस। अच्छा वो एक पॉइंट लिखा होगा ना, प्रेजेंस ऑफ द क्राउन ईथर। क्राउन ईथर के बारे में कितने बच्चों को जानकारी है? कितनी दुनिया को जानकारी है क्राउन ईथर के बारे में? क्राउन ईथर ना जो एल्कली मेटल है ना, एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। अब क्या होता है कि मैं क्या बोलूं तुम्हें, मतलब ऑर्गेनिक और एस ब्लॉक का मिक्सचर है। मान लो कि कुछ इस तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं, शायद तुम्हें स्ट्रक्चर देख के थोड़ा बहुत याद आ जाए कुछ इस तरह के। बाकी तो देखो इसमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसा ही है ना, ये सारा केज केज है। केज समझते हो? क्राउन बना लो तुम, बना लो, मतलब केज लाइक स्ट्रक्चर है, केज लाइक स्ट्रक्चर। अब केज लाइक स्ट्रक्चर में कौन कौन है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ये वाला कौन सा पार्ट हो गया? ऑर्गेनिक का पार्ट है ना, स्ट्रक्चर बन गई। अब इसमें आता है मेटल आयन। कोई भी, ये मेटल कौन सा है? मेटल आयन है अल्कली मैम। एल्कली मेटल आयन। कौन सा मेटल आयन है? एल्कली मेटल आयन, ठीक है। अब जो आपका एल्कली मेटल आयन है, वो एल्कली मेटल आयन को क्राउन ईथर उसके साइज के बेस पे अपने में अपनी कैविटी में ट्रैप कर लेते हैं।
इतनी सारी जो मैंने बातें बोली इसका क्या मतलब है? मैंने जो बातें बोली उसका ये मतलब है कि जब ये केज बनता है ना, इसके बीच में थोड़ी सी होल रह जाती है। अब उस होल के एप्रोप्रिएट जो एल्कली मेटल का साइज होगा वो उसमें घुस जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। ये ऑर्गेनिक प्लस इसमें कौन घुस गया? एल्कली मेटल। मेटल। किसमें? उसके होल में। अब देखो क्या हुआ, मान लो मेरे पास आ गया KCN। अब KCN में दो चीजें याद रखना, तो एक तो CN नेगेटिव और एक K प्लस। CN नेगेटिव होता है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है? बोलो 3 बार इसको। क्या होता है ये? Strong स्ट्रॉन्ग base. बेस। 3 बार इसको Strong ये फ्यूचर में तो याद रखना। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? SN2. SN2। बेस वाला तो काम ही नहीं आता SN1 में, है ना। अब इसमें इसको इससे अलग कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये बड़ा स्मार्ट है। ये क्या करता है कि ये अपना K प्लस ना यहाँ पे ट्रैप कर लेता है ईथर। मतलब तुमने ऐसे रिएक्शन किया, सुनो, CH3 और Br, है ना, और तुमने KCN लिख दिया और इसके ऊपर क्या लिख दिया? क्राउन ईथर। क्या लिख दिया? क्राउन ईथर। और क्राउन ईथर किसको खा गया? K को। K. तो अगर K प्लस क्राउन ईथर में चला जाएगा तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा? CN नेगेटिव। क्या है फिर? न्यूक्लियोफाइल, या वो क्या है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बेस। आजाद हो गया। अगर आजाद हो गया तो तुम फटाफट से क्या मार लोगे? SN2। क्या कर लोगे? SN2। तो अगर तुम्हारे पास एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ आ जाए? क्राउन क्राउन। ईथर, तो तुम कौन सा मैकेनिज्म करोगे? SN2। ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो SN2 मैकेनिज्म होगा, और अगर SN2 मैकेनिज्म है तो फिर आपको मतलब क्राउन ईथर के प्रेजेंस में कर दोगे। अगर आयोनिक सॉल्ट लिखा होता तो तुम कौन सा करते? SN1। ठीक है। SN. ये 5 फैक्टर उसके, 5 फैक्टर तुम्हें गिफ्ट कर दिए इसके। ये तुम बहुत अच्छे से रट देना, मैं तो यही बोलूंगी, इतना समझ लेना, इतना समझ लेना कॉपी पे लिख लिख के, ताकि ये तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो जाए। अब तुम्हें मैं देती हूँ इसका रामबाण। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट भैया, तुम 10 स्टार लिख लो। इसका नाम बता दो मुझे। अगर तुम नाम बता दोगे तो भाई हमें मजा आ जाएगा। इसका नाम बता दो जल्दी 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 जल्दी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। क्लास खत्म होने वाली है, अगली भी क्लास है तुम्हारी। बस इसका हैंस प्रूव्ड कि तुम घर जाके अपने से कुछ नहीं पढ़ते हो। ये वाला जब ऐसा कुछ लगा हो ना, इस चीज को बोलते हैं केमिस्ट्री में बेंजाइल। बोलो 5 बार। बेंजीन के ऊपर CH2 लगा हो तो? बेंजाइल। अरे अपनी ईमानदारी से अपने लिए 5 बार बोलो, मेरे लिए थोड़ा बोलना है। ठीक है, याद रहेगा। क्यों छोटे होते टीचर बुलवाता था? बोलो भाई ये चीजें बार बार। बेंजाइल बोलो। Benzyl. हाँ, गलती नहीं करनी। बेंजाइल 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 बेंजाइल। फिर टीचर ने पूछ लिया बेंजाइल क्या? तो हमें नहीं पता, हमने तो बेंजाइल का रट्टा मारा था। बेंजीन विद CH2, दिस इज बेंजाइल। तो अगर आगे Cl लगा हुआ है तो ये क्या है? बेंजाइल क्लोराइड। Right. दे दिया। तुम रिएक्शन तो यही करोगे ना फॉर द श्योर। Cl को भगाओगे, किसको लगाओगे? न्यूक्लियोफाइल। कौन बच्चा मुझे बताएगा कि ये SN1 है या SN2 है? अगर तो SN2। SN2. फिर से बताओ। अच्छा, जिन बच्चों ने SN2 रिएक्शन दिया, चलो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि उन्होंने ज्ञान नहीं लगाया, अपना पूरा ज्ञान यूज किया है। हाउ डू यू नो दिस इज SN2? मैं 1 स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करती। अरे 1 स्टेप और 2 स्टेप तो तुम्हें देखने हैं कि करेगा या नहीं। ऐसा थोड़ा कि मैंने एरो पे लिख दिया तो 1 स्टेप हुआ। वो तो अगर SN1 भी होता तब भी मैं उसको एरो पे ही लिखती। ये अपने आप सोचना है कंडीशन देख के। अभी तुमने ट्रैक नहीं पकड़ा, आज का लेक्चर 2-3 बार पढ़ना फिर ट्रैक पकड़ोगे। तुम्हें ऐसे चेक करने हैं जो फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर बोलो जल्दी।
Nature of हाँ, Nature नेचर alkyl है ना, या जो भी था राइल हैलाइड। अब ये वाला कार्बन जो हीरो कार्बन है कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? एक कार्बन के साथ जुड़ा है, तो बेंजाइल क्लोराइड प्राइमरी है। primary अब प्राइमरी वाले को कौन सा रिएक्शन देना चाहिए? SN क्यों देना चाहिए? SN2 हाँ, प्राइमरी वाले को हमेशा कौन सा देना चाहिए? SN2 SN2 3 डिग्री वाले को प्राइम देना चाहिए SN1। गड़बड़ नहीं करो, फिर से याद करो। SN1 में कार्बोकेटाइन देखते हैं, कार्बोकेटाइन जिसका स्टेबल बनता है वो, तो कार्बोकेटाइन स्टेबल जहां पे बनेगा वहां SN1 होगा। तो तुमने प्राइमरी चेक किया, तुम पेपर में लिख के आगे SN2 और तुम्हारा क्वेश्चन हो गया गलत। अब इसका गलत क्यों हुआ? मेरी एक बात याद रखो, लिख लो, रिकॉर्डिंग में भी है। अगर किसी भी रिएक्टेंट में कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है तो SN1 होगा। वो प्राइमरी हो ना हो वो मैटर नहीं करता, रट्टा नहीं मानना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। हाँ, एल्काइल हैलाइड में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो वहां पे SN1 होता है। अगर कार्बोकेटाइन की बात भी हो रही है, अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है, स्टेबल बन रहा है, तो SN1 होगा। तो लेट्स फर्स्ट चेक इट। अब ये नहीं बोलना कि मैम एक लाइन में हो रहा है, एरो के ऊपर तो वो एक ही लिख के देगा, वो तुम्हें मन में सोचना है कि ये 1 में हुआ होगा या 2 में, मैकेनिज्म थोड़ा लिख के देगा पूरा। देखो, अगर इसका कार्बोकेटाइन बनता है तो ऐसे बनेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? Yes ma'am. ठीक है, अगर ये Yes कार्बोकेटाइन ma'am. बनेगा तो ये कार्बोकेटाइन तुम्हारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखो, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन कहेंगे भाई तू क्यों दुखी हो रहा है, मैं तुम्हारी पॉजिटिवनेस खत्म करता हूँ। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया यहाँ पे, आगे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी ही बढ़ती रहेंगी। तो अगर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो फायदा है कि नहीं फायदा? यस और Yes. नो? Yes ma'am. एक्चुअली में स्टेबलाइज्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। तो ये क्या हो गया? स्टेबल। मैंने ये रट्टा मारने को तो नहीं कहा कि प्राइमरी है तो ये लिख दो, मैंने कहा जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल है। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? Yes ma'am. हाँ, जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल आया वहां पे रिएक्शन कौन सा होगा? बिना सोचे समझे SN1। जिंदगी में कभी मत भूलना कि बेंजाइल हैलाइड चाहे वो प्राइमरी है, वो हमेशा क्या देता है? SN1। और उसके पीछे ये सारी कथा है। अच्छा, कितनी दुनिया को ज्ञान हुआ? Yes ma'am. Yes ma'am. अब एक और जादू Ma'am. हाँ, गुड 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 गोइंग। अब नेक्स्ट देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl। बेटा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जो सिंगल बॉन्ड कार्बन है उसके साथ Cl लगा है, ये sp3 है। इसको बोलते हैं एलाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? Allyl एलाइल। Light. स्टार्टिंग वाली क्लास में कि एल्काइल किसको बोलते हैं, विनाइल किसको बोलते हैं, सब बताया हुआ है, चेक कर लेना। अब ये भी तुम्हारा हीरो कार्बन एक से जुड़ा है, ये भी कौन सा है? 1 डिग्री है। तो primary 1 डिग्री में देखने को क्या लगता है तुम्हें, क्या होना चाहिए? सॉरी, SN1. SN2 फिर गड़बड़ 1 डिग्री में SN2, गड़बड़ मत किया करो। ठीक है, Yes तो ma'am. ये भी तुम्हारा गलत हो जाएगा पेपर में, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री डिसाइड नहीं करता। तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक क्या है? कार्बोकेटाइन बनाओ और अगर तुम्हारा कार्बोकेटाइन स्टेबल बने तो वहां पे SN1 होगा। अब ये देखो, रेजोनेंस हो रहा नहीं हो रहा? Yes ma'am. मजेदार रेजोनेंस, ब्यूटीफुल रेजोनेंस। ये तुम्हारा एलाइल कार्बोकेटाइन है। क्या है ये? एलाइल। बोलो इसको, रिस्पेक्ट करो इसकी। ये बेंजाइल और एलाइल की हमेशा जिंदगी में रिस्पेक्ट करो। कार्बोनेशन, Carbo. कार्बोकेटाइन। एलाइल कार्बोकेटाइन भी क्या है तुम्हारा? रेजोनेंस स्टेबलाइज। जहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की बात हुई वहां पे ये क्या बन गया तुम्हारा? SN1 ये 2 एग्जाम्पल तुम कभी मत भूलना, ये 10 स्टार क्वेश्चन है। एक बेंजाइल हैलाइड और एक एलाइल हैलाइड। देखने में क्या लगते हैं दोनों? देखने में दोनों लगते हैं कि प्राइमरी हैं, देखने में क्या है ही प्राइमरी, पर फिर भी रिएक्शन कौन सा देते हैं? SN1 जबकि प्राइमरी चाहिए SN2। सुनो ना, पहले करती हूँ स्लाइड।
ठीक है, अब इसका मतलब है कि इसके बीच में इतना डिस्कशन करने के बाद पॉइंट इज नॉट कि वेदर इट इज 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो बेस क्या है इस रिएक्शन का? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर तुम इसको पकड़ गए कि कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है या नहीं, तो तुम्हारा कभी क्वेश्चन गलत। मानते हो इस बात को, नहीं मानते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, प्रीवियस करती हूँ ना। SN1 रिएक्शन को जब भी रिवाइज करना है ना, दो चीजों की बहुत रिस्पेक्ट करना। किस किस की रिस्पेक्ट करोगे? भूल गए। Allyl carbocation. की बेंजाइल Halide. नहीं है लाइफ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताओ कौन सी प्रीवियस दिखानी है? इससे भी प्रीवियस करो। अरे आए ना। No, ma'am. अच्छा, तो फिर आगे बढ़ा दूं? Ma'am, done. अच्छा अच्छा, तो इसके साथ हमारा SN1 एंड SN2 कंप्लीट होता है। बाकी ट्विस्टिंग बहुत सारी आती है इसमें। जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल हुआ वो बनेगा SN1, दैट्स इट। बस यही आज का पूरा का ज्ञान है। और SN1 और SN2 की पूरी कहानी तुम्हें सुना दी है। रिएक्शन तुम पिछली क्लास में कर चुके हो। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें लिख लिख के पूछूंगी SN1 है SN2 है। और उसके बाद हमारे पास हेलोवेरिन पढ़ना है और ये चैप्टर खत्म। आई विल ट्राई टू वाइंड अप माई मैक्सिमम इन द नेक्स्ट क्लास, बट फिर भी ना बेसिक बताना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर आ गया तब अगले चैप्टर आएंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All for today, and now see you in the next class. Till then keep learning the haloalkane and haloarine. क्या बोलते हो, पढ़ोगे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you बेटा। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you, thank you. Bye बेटा। Thank you.